ज़ीला, हम यहाँ तक दौड़ते तो चले आए हैं, लेकिन एक बात को हमने नजरअंदाज कर दिया है। क्या पहाड़ों की बुलंदियों पर रहने वाली कोई शख्सियत हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है? ज़ीला ने मुतहय्यराना अंदाज में मुझे देखा और बोली, ओ मेरे खुदा, मैंने तो इस सिलसिले में गौर ही नहीं किया, मगर तुम्हारे ख्याल में वहाँ कौन हो सकता है? रोजर दीरसा भी हो सकता है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक महफूज और उम्दा ठिकाना है। ज़ीला किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, तुमने ये अल्फाज कहकर मुझे फिक्र में मुब्तला कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हमें इंतहाई खतरनाक लम्हात से गुजरना होगा। मैं कुछ न बोला। ज़ीला ने थोड़ी देर के बाद फिर कहा, ताहम अगर रोजर दीरसा से हमारी मुलाकात हो गई तो मेरे ख्याल में हम उससे किसी मुनासिब अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ एक ख्याल है, हो सकता है इसमें कोई हकीकत ना निकले। हमें इस ख्याल की तस्दीक कर लेनी चाहिए। आओ, मेरे ख्याल में अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, ज़ीला ने कहा, और थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ की चढ़ाइयाँ चढ़ने लगे। मैं बस इस जगह के बारे में सिर्फ ये एक तस्वुर ही रखता था, और इस तस्वुर की कोई गहरी बुनियाद नहीं थी। हमें चढ़ाई उबूर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, और थोड़ी देर के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जो दूर से देखने पर एक मकान की शक्ल की नजर आती थी, लेकिन करीब आने पर यह अंदाजा हुआ कि वो एक खानका है, और हमारा पहला अंदाजा उसके बारे में गलत था। पत्थरों से चुनी हुई इमारत में कुछ झंडे वगैरह भी लगे हुए थे, जो दूसरे रुख पर होने की वजह से हमें नजर नहीं आ सके थे, और दूसरे रुख पर नीचे जाने के लिए पहाड़ी पत्थरों में सीढ़ियां भी तराशी गई थी। गोया एक बाकायदा खानका थी। हम घूम कर खानका के दरवाजे पर आ गए और वहां से अंदर दाखिल हुए। जगह ज्यादा कुशादा नहीं थी, बस उसके दो हिस्से थे। सामने के हिस्से में हमें दो कब्रें बनी हुई नजर आ रही थी। अगरबत्तियों की खुशबू फजा में फैली हुई थी, और थोड़े ही फासले पर सब्ज लिबास में मलबूस एक बारे शख्स सजदे में पड़ा हुआ था। सफेद दाढ़ी साफ देखी जा सकती थी। दुबले पतले जिस्म का ये आदमी अभी हमें सही तौर पर नजर नहीं आया था, लेकिन उसने हमारे कदमों की चाप सुन ली थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में ज़ीला से कहा, ये खानका है। ये क्या होती है? इबादत का, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि हमारा खदशा गलत था, 100% गलत, मैंने जवाब दिया। क्या ये जगह वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन नहीं है? उसी वक्त मैंने उस बुजुर्ग को सजदे से उठते हुए देखा। चेहरा नकाहत ज़दा था और जिस्म इंतहाई दुबला पतला, ताहम उसके अंदर चुस्ती और मुस्तैदी नजर आती थी। वो हमें देखता रहा। मैंने उसे सलाम किया तो उसने आंखें बंद करके गर्दन खम कर दी। चंद लम्हात हमें घूरते रहने के बाद उसने उंगली से खानका के उस दूसरे हिस्से की जानिब इशारा किया। मकसद ये था कि हम उस तरफ चले जाएं। मैं ज़ीला को इशारा करके उस तरफ चला गया। ये एक हुजरा था जिसमें आराम करने के लिए जगह बनी हुई थी। ज़ीला ने कहा, वाह किस कदर नफीस जगह है, कितनी ठंडी और पुरसुकून। हाँ, जो लोग दुनिया तर्क कर देते हैं वो ऐसी ही जगहों को पसंद करते हैं। ये दरवेश मुझे खासा अच्छा मालूम होता है। ओ देखो, यहाँ खाने पीने की अशिया का जखीरा भी मौजूद है। बहरहाल दरवेशों को कुछ दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता, लेकिन हम इस दरवेश से कुछ लेंगे। ज़ीला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कुछ मेहमान नवाजी करना होगी इसे हमारी? मैं खामोश रहा। थकन अभी तक हम पर सवार थी। यहाँ तक पहुँचने के बाद यूं महसूस होता था जैसे सुकून के लम्हात मुयस्सर आ गए हों। मैंने ज़ीला से कहा, मैं सोना चाहता हूँ। यही ख्वाहिश मेरी भी है। तो फिर सो जाओ, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। हम लोग आराम करने लेट गए, और सच्ची बात यह है कि नींद इस तरह हम पर टूटी जैसे न जाने हम कब के जाग रहे हों। कई घंटे तक सोते रहे थे, और इस दौरान किसी ने हमें जगाने की कोशिश नहीं की। जागे तो काफी वक्त गुजर चुका था। मैं हैरानी से ज़ीला को देखने लगा। ज़ीला ने उन खिड़कियों से या रोशनदानों से झांक कर बाहर देखा और गहरी सांस लेकर मेरे करीब आ गई। भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। उसी वक्त दरवेश दरवाजे पर नजर आया और उसने अपने हाथों में पकड़े हुए 2 प्याले हमारे सामने कर दिए। उनमें गरम गरम कहवा था। हमने उसका शुक्रिया अदा करके वो प्याले उसके हाथ से ले लिए, और दरवेश खामोशी से गर्दन झुकाए वापस चला गया। मेहमान नवाजी तो शुरू हो गई। ज़ीला, हमें कहने की जरूरत भी पेश नहीं आई, लेकिन इस वक्त सिर्फ कहवे के इन 2 प्यालों से काम नहीं चलेगा। खाने पीने की कुछ चीजें निकालो। और ज़ीला अपने सामान की जानिब मुतवज्जे हो गई। हमारे पास जो कुछ था वो हमने निकाला, और उसके बाद कहवे के गरम गरम घूंटों के साथ उसे मैदे में उतारने लगे। वक्त बहुत सुकून से गुजर रहा था। खाना खाने के बाद बदन पर कुछ ऐसी कोहरत तारी हुई थी कि फिर लेट जाने को जी चाहने लगा। मैंने ज़ीला की तरफ देखा और कहा, खाना खाकर तबीयत पर क्या कैफियत तारी हो गई है? ज़ीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुंह फाड़ कर एक जमाई ली और उसके बाद आंखें बंद करने और खोलने लगी। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन यही कुहूलत तो मुझ पर भी तारी थी। एक लम्हे के लिए जहन में सिर्फ एक ख्याल आया, ये जिस्मानी थकन है या नशे किसी कैफियत। लेकिन ये कैसे, आखिर कैसे? ये आखिरी सोच थी जो जहन में आई थी, और इसके बाद कुछ एहसास ना रहा।
ये अंदाजा भी ना हो सका कि मैं कब और कहां लुढ़क गया। जीला के बारे में कुछ सोचना तो बेमकसद ही था। एक बार फिर आंख खुली, लेकिन अब के जब आंख खुली तो रोशनदानों के बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। अलबत्ता एक खास बात जो मैंने महसूस की वो ये कि मेरे दोनों हाथ पुष्ट पर कसे हुए थे और पांव भी कसकर बांध दिए गए थे और रस्सियों की चुभन मुझे अपने हाथों और पैरों पर महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जीला की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन तारीकी की वजह से कुछ नजर न आ सका। मुंह में अलबत्ता कपड़ा नहीं ठूंसा गया था, इसलिए मैं बोल सकता था। तब मैंने जीला को आवाजें दी और 2-3 बार आवाज देने के बाद जीला की आवाज उभरी, क्या 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 ये सब क्या है मिस्टर जहांगीर जमाल? क्या तुम्हारे हाथ पांव भी बंधे हुए हैं जीला? हाँ, मुझे इंतहाई कसकर बांधा गया है। गुड, इसका मतलब है कि हम अपने दोस्तों के दरमियान आ गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? रोजर दीरसा। यकीनन हम रोजर दीरसा के पास हैं, मैंने कहा और जीला पर सख्ता तारी हो गया। काफी देर खामोशी के बाद उसने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो दरवेश? 100% वो दरवेश। फिर तो बड़ा खतरा पैदा हो गया है हमारे लिए, और मेरा ख्याल है वो कहवा जो हमने पिया था नशा आलूद था। यकीनन उसमें कोई ख्वाबावर चीज मिलाई गई थी। 100% मेरा भी यही अंदाजा है। क्या तुम अपने हाथों की रस्सियां नहीं खोल सकते? पुष्ट पर बंधे हुए हैं और इतने कसकर बांधे गए हैं कि खुलने के इम्कानात बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। यही कैफियत मेरी है। अब क्या करें? खामोशी से सुबह होने का इंतजार। लेकिन वो हमसे हमारे बारे में सवालात करेगा। 100% करेगा। क्या कहोगे उससे? क्या कहा जा सकता है? मैंने कहा और जीला खामोश हो गई। उसके बाद देर तक हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। गालिबन रात का आखिरी पहर गुजर रहा था, क्योंकि कुछ देर के बाद रोशनदान से सफेदी झांकने लगी। रफ्ता रफ्ता ये सफेदी तेज रोशनी में तब्दील हो गई और कमरे का माहौल उजागर हो गया। वो ही कमरा था। हमारा सामान भी हमारी जगह रखा हुआ था और उसे छुआ नहीं गया था, लेकिन मेरी निगाहों ने कम से कम ये बात जांच ली थी कि सामान में कुछ रद्दोबदल जरूर हुआ है। मैंने जीला को उसकी जानी मुतवज्जे किया तो जीला ने पूरे इत्मीनान अंदाज में कहा, हाँ, हमारा सामान देखा गया है। इसका मकसद है कि वो दूसरे लोग भी यहाँ पहुँच गए होंगे जो हमारी तलाश में सरगर्दा थे। हाँ, और उन्हें हमारे हाथों जो नुकसान पहुँचा है इसका बदला अब हमसे लिया जाएगा। तुम खौफजदा हो जीला? मैं हंसने लगा। बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर वो कुव्वतें अब फिर से उभर आई हैं जिन्होंने मुझे जीला एडमन बनाया है। यकीनन तुम्हें उन कुव्वतों के साथ ही काम करना होगा। तुम्हारी अपनी क्या कैफियत है? मैं 100% जहांगीर जमाल शाह हूँ, मैंने जवाब दिया। और उसके बाद हम इंतजार करते रहे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। इस बार फिर वो दरवेश अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथों में कहवे के 2 प्याले मौजूद थे। अलबत्ता इस बार उसने निहायत शुस्ता अंग्रेजी में हमें मुखातिब करते हुए कहा, कहो दोस्तों, कैसी रात गुजरी? निहायत पुरसुकून। क्या तुम ये कहवा पीना पसंद करोगे? अफसोस मैं तुम्हें ये कहवा अपने हाथों से पिला सकता हूँ, या फिर अगर तुम हाथ खोलने पर जिद करते हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो मैं तुम्हारे हाथ खोले देता हूँ, तुम इस लड़की के हाथ खोल दो। दरवेश ने मेरे हाथों की तरफ बढ़ते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ रस्सियों से आजाद हो गए। मुझे यह एहसास हो रहा था कि वो हमारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन है और उसे हमसे कोई खतरा नहीं है। मैंने जिला के हाथ खोले और वो अपनी कलाइयों पर पड़े हुए निशानात मसलने लगी। सुर्ख सुर्ख निशानात उसकी कलाइयों में बहुत गहरे नजर आ रहे थे। फिर उसने होंठ सिकोड़ते हुए दरवेश से कहा, तुमने मुझे बहुत बेदर्दी से बांधा है। कहवा पियो कहवा, बुजुर्ग ने कहा और अपने लिबास से एक पिस्तौल निकालकर उसका रुख हमारी जानिब कर लिया। हमारे पांव बंधे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से ना फरार हो सकते हैं ना तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तुम्हें हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दरवेश हंसने लगा। फिर उसने कहा, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है। क्या तुम ये कहवा पीना नहीं पसंद करोगे? क्या फायदा शाम तक सोते रहना पड़े? नहीं, इस बार इसमें कोई ख्वाबावर दवा नहीं है। मैंने सोचा कि तुम आराम की नींद सो जाओ, इसलिए पहले मैंने थोड़ी सी कार्रवाई कर डाली थी। ताहम हम जागते रहना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारे हाथ खोल दिए गए हैं। तुम अगर चाहो तो अपने सामान में से अशिया निकाल कर अपने लिए नाश्ता तैयार कर सकते हो। मुझे एतराज नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ताउन करूंगा। हाँ, मैंने तुम्हारे सामान से वो असलिया और ट्रांसमीटर निकाल लिया है। मैंने चौंक कर दरवेश को देखा और उसके बाद जीला की तरफ। जीला ने कहा, हमें इसकी ये शर्त कबूल कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैं चाय का पानी रख देती हूँ। अजीब सी कैफियत थी जीला की। पाँव बने हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में मशगूल थी और दरवेश ने उसकी मदद भी की। चाय का पानी चढ़ा दिया गया था और दरवेश हमसे कुछ फासले पर पिस्तौल संभाले बैठा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, इन पहाड़ों की खानकाहों में बड़े मासूम सिर्फ लोग रहा करते हैं। तुम यहाँ कैसे वक्त गुजार रहे हो? और तुम अच्छे खासे तालीम याफ्ता दरवेश भी मालूम होते हो। दरवेश ने कहकहा लगाया और बोला,
वो मासूम शख्स जो यहाँ रहता था कब्र में सो रहा है। मैंने बड़े एहतराम से उसे हलाक करके दफन कर दिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक बेगुनाह को मारते हुए? फजूल बातों से गुरेज करो। हम लोग जिन रास्तों के राही हैं वहाँ किसी को हलाक करके शर्म नहीं आती। हम लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरी मुराद तुमसे भी है। उसने कहा, हमारे बारे में तुमने ये तायुन कैसे कर लिया? तुम्हारे सामान में एक ट्रांसमीटर मौजूद है और असलहा भी मौजूद है और तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। ये लड़की मकामी जुबान नहीं बोल सकती बल्कि इंग्लिश जुबान बोलती है और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये मेरी हम नस्ल है। उसने कहा और ज़ीला एडमंड चौंक पड़ी। मैंने भी हैरान निगाहों से उसे देखा। फिर मैंने उससे सवाल किया, तुम्हारी हम नस्ल? क्या मतलब? तुम्हारी नस्ल कौन सी है? जवाब में उसने अपने शाने पर से थोड़ा सा कपड़ा हटाया और अपना एक बाजू मेरे सामने कर दिया। उस बाजू पर स्वास्तिका का निशान बना हुआ था। मेरे जहन में एक धमाका सा हुआ और सिर्फ एक ही तस्वुर दिमाग में आया, हरमैन सीमियोल। वो रोजर दिरसा नहीं बल्कि हरमैन सीमियोल था, 100%। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो 100% वो हरमैन सीमियोल ही था। बहुत देर जहन शदीद सनसनी का शिकार रहा। खुद ज़ीला एडमंड की भी यही कैफियत थी। सामने बैठा हुआ शख्स मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी गर्दन के पास कोई चीज टटोली और एक जली सी उतार कर अपने चेहरे से जुदा कर दी। उसके नीचे से जो चेहरा बरामद हुआ उसने हमारा रहा सहा शुबा यकीन में तब्दील कर दिया। वो 100% हरमैन सीमियोल ही था। यकीन करना दुश्वार हो रहा था। हरमैन सीमियोल हमारे सामने मौजूद था और उसने जो मेकअप मास्क उतारी थी वो नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि उसके नीचे से बरामद होने वाला चेहरा इतना मदकूक नहीं था जितना आम सूरत में नजर आता था, बल्कि अच्छा खासा तंदुरुस्तो तवाना चेहरा था। ज़ीला एडमंड ने भी यकीनी तौर पर उसे पहचान लिया होगा। हरमैन सीमियोल हमें गौर से देखता रहा और फिर उसने कहा, और अब तुम भी अपने बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि तुम मकामी लिबास में जरूर हो लेकिन मकामी बाशिंदे नहीं हो। इस लड़की के बारे में जैसा कि मैंने अभी तुमसे कहा, मेरा अंदाजा गलत तो नहीं है। क्यों लड़की, तुम जर्मन ही हो ना? इस बार हरमैन सीमियोल ने जर्मन जुबान में ज़ीला एडमंड से सवाल किया था। ज़ीला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, अब जब कि तुम मुझे पहचान ही चुके हो तो फिर झूठ बोलना बेकार है। हाँ, मैं तुम्हारी हम नस्ल हूँ। गुड गर्ल, गुड। लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम इस बात से इनकार करोगी कि जर्मन सीक्रेट सर्विस ने तुम्हें मेरी तलाश में यहाँ भेजा है? मगर तुम मिस्टर, तुम मुझे जर्मन मालूम नहीं होते। तुम गालिबन इन इलाकों के बाशिंदे हो। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर हरमैन सीमियोल। मेरे इन अल्फाज पर वो हंस पड़ा। गुड, मुझे वो लोग पसंद हैं जो आमकाना अंदाज में अपनी बात पर अड़े नहीं रहते। तुम लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। क्या तुम अपना तारुफ नहीं कराओगे? लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ीला एडमंड, और मुझे जहांगीर जमाल शाह कहते हैं। बहुत खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर। यकीनी तौर पर तुम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की होगी। वैसे मैं तुम्हें दाद देता हूँ कि तुम मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक आ ही गए हो। हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं इस जगह नाकाबिले शिनाख्त हूँ और कोई भी कभी जिंदगी भर मुझे शिनाख्त नहीं कर सकता। क्या तुम इस बात को सुनकर हैरान न होगे कि मैं मकामी जुबान बखूबी बोल सकता हूँ, बामुहावरा और बिल्कुल उन्हीं लोगों के से अंदाज में। अब जबकि आपसे मुकम्मल तारुफ हो ही गया है मिस्टर हरमैन सीमियोल, तो मेरा ख्याल है हमें दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। हरमैन सीमियोल हंस पड़ा। हम दोस्त जरूर हैं लेकिन कुछ फासले से, और इस फासले को बराए करम तुम महसूस ना करना। जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स के लिए लाजमी है और मैं भी अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। मैं गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। तब हरमैन सीमियोल ने कहा, ताहम इसके बावजूद मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बहुत दिनों से यहाँ खामोश और तन्हा पड़ा हुआ हूँ और इंसानों से दूर रहकर ये जिंदगी बड़ी अजीब महसूस होती है। और देखो दोस्तों, मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूँ कि किसी के जाल में फंस जाऊं, लेकिन तुम लोगों से जो गुफ्तगू करूंगा इसमें मेरी तरफ से कुछ पेशकशें भी होंगी। तुम्हें इस पर चालबाजी से काम लिए बगैर गौर करना होगा। मैं तुम्हारे हक में किसी तौर पर बुरा नहीं साबित होना चाहता, लेकिन शर्त यही है कि तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैंने अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर दिए जिससे उसे यह एहसास हो कि मैं उसकी बातों से मुतासिर हुआ हूँ। हरमैन ने ज़ीला को मुखातिब करते हुए कहा, जर्मन आज जिस सूरत हाल से दो चार हैं, अगर वो अपने माजी पर गौर करें तो उन्हें भरपूर एहसास हो जाएगा कि अमेरिका ने उनके साथ क्या सलूक किया है। अमेरिका ने बेशक जर्मनों को आज़ादी दे दी है, लेकिन इनके जहनों को जिस तरह अमेरिका ने अपने जेरे असर कर लिया है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है लड़की? एक जर्मन औरत की हैसियत से मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ। ज़ीला कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। बात मेरी उम्र की नहीं है, बल्कि हमने अपने सियासतदानों के मिजाज के मुताबिक सोचा है
और अब तुम इस बात से भी नावाकिफ नहीं हो हरमैन कि मैं अपने मुल्क की वफादार हूँ। ये सच्चाई मुझे पसंद आई ज़ीला, लेकिन हम जिस जदीद दौर में सांस ले रहे हैं वहाँ गहरी सोच है, सियासी बारीक बीनी है और हर तरह का अपना एहसास भी है। हम में से हर एक शख्स अपने तौर पर फैसला कर सकता है। मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ कि अजीम हिटलर ने जिस अजीम मंसूबे का आगाज किया था और जिन लोगों को उसने सजा देने का फैसला किया था, क्या वो गलत था? ज़ीला चंद लम्हात हरमैन को देखती रही, फिर उसने हरमैन से कहा, नाजी हुक्मरान अपने तौर पर जो जालिमाना खेल खेलना चाहता था, इत्तेहादी उससे मुत्तफिक तो नहीं हो सकते थे। बेशक, लेकिन इत्तेहादियों ने दुनिया के खिलाफ जो जाल बुना है और आज तक दुनिया जिस जाल में गिरफ्तार है, क्या हिटलर उसके खिलाफ नहीं था? कि जर्मन एक आज़ाद कौम है और दुनिया भर की आज़ादी बुनियादी हैसियत रखती है। अमेरिका और उसके हामियों ने इस आज़ादी को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, आज भी वो पोशीदा नहीं है। और अगर दुनिया के ममालिक अपने तौर पर फैसले करने की कोशिश करें तो क्या उन्हें यह अंदाजा नहीं हो जाएगा कि वो अमेरिका के गैर महसूस गुलाम हैं? वो जहाँ चाहता है अपने तौर पर अपने असर और रसूख कायम कर लेता है और दुनिया का कोई भी मुल्क इससे मुख्तलिफ अंदाज में हट कर सोचता है तो उसके साथ जो कुछ होता है वो भी तुम लोगों के इल्म में होगा। आज हम दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ खुद को अमेरिका का गुलाम पाते हैं, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि ऐसी बड़ी कुव्वतें जो हथियारों के बल पर दुनिया पर अपनी कुव्वत का सिक्का जमाए हुए हैं, क्या दूसरी कौमों को अपना गुलाम नहीं समझती? क्या दुनिया भर में यही सब कुछ नहीं हो रहा कि सुपर पावर्स जो कुछ चाहती हैं वो कर डालती हैं और उस मुल्क के रहने वाले उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते? इन बड़ी कुव्वतों ने वही खेल खेला हुआ है जिसके खिलाफ हिटलर ने आवाज उठाई थी। हिटलर ने अपनी फौजों के साथ जिन कार्रवाइयों का आगाज किया था उनके नताज बेहतर नहीं निकले और बड़ी कौमों ने मिलकर हिटलर को फना कर दिया, लेकिन इसका मौकफ आज भी जिंदा है। बेशुमार ममालिक इन बड़ी कौमों के जाल से निकलना चाहते हैं, लेकिन इन ममालिक के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं अपने वालिद की सोच के मुताबिक इसी सोच से इत्तफाक रखता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया है वो नाजीज़म के तहत ही किया है। नाजीज़म बेशक इत्तेहादियों की निगाह में एक बहुत बुरा अमल है, लेकिन इसके अफकार ख्यालात जो कुछ भी हैं इनसे दुनिया मुत्तफिक है। ये दूसरी बात है कि इन बड़ी कुव्वतों ने असल सोच जहनों तक पहुंचने ही नहीं दी और इनके प्रोपेगेंडे ने हिटलर के मौकफ को कुछ से कुछ बना दिया है। बहरहाल मेरा यही नुक्ता निगाह है और मैं इसी पर अमल कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम लोग मुझसे मुत्तफिक हो जाओ, लेकिन इस बुनियाद पर ना सही दूसरी बुनियाद पर सोचो। बेशक तुम सरकारी ओहदेदार हो, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी में अपना कोई तस्वुर, अपना कोई ख्याल नहीं है। तुम चाहो तो नाजीज़म पर मुझसे गुफ्तगू कर सकते हो, लेकिन इस वक्त भी मैं नाजीज़म का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, बल्कि अपने तौर पर यह कहता हूँ कि जब मेरे बाप ने एक ऐसा फार्मूला ऐजाद किया जो हमारे लिए काबिल कबूल हो सकता है, जिसके बदले में मुख्तलिफ कुव्वतों ने इस जैसे बेशुमार फार्मूले तैयार कर लिए हैं, तो फिर हम इससे क्यों ना फायदा उठाएं। मैं इस फार्मूले की तकमील करके बजाते खुद ऐसे हथियार नहीं तैयार करना चाहता, लेकिन अगर हम अपना ये फार्मूला किसी जरूरतमंद मुल्क के हाथों फरोख्त कर दें और उससे दौलत हासिल करके अपनी जिंदगी बनाएं, तो इसका हमें पूरा पूरा हक हासिल है। हमें इससे क्यों रोका जा रहा है? क्या दुनिया में ये सब कुछ नहीं हो रहा? बेशक हो रहा है और आला पैमाने पर हो रहा है। मैंने बेख्तियार कहा और हरमैन सिम्यूल मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ। दरअसल मैं अपने किसी तस्वुर को पोशीदा नहीं रखना चाहता। मैंने अभी तक इन शिकारी कुत्तों से अपनी जान बचाने पर इक्तफा किया है। अभी तक मेरा राब्ता किसी से नहीं हो सका है, यहाँ तक कि मैं इस जगह पहुँच गया और यहाँ मैंने अपने आप को बहुत ही आला पैमाने पर महफूज कर लिया है। इस खानका में एक दरवेश रहता था, बेचारा दुनिया से अलग थलग अपने काम में मसरूफ रहता था कि मैं यहाँ पहुँच गया। उसने मुझसे ताउन नहीं किया, यूं भी हमारे दरमियान जुबान की नावाकफियत थी। बहरतौर मैंने दरवेश को हलाक करके उसकी यह कब्र यहाँ बना दी। उसके बाद मैं इसकी हैसियत से यहाँ रहने लगा और मैंने बहुत कुछ किया है। यहाँ पर तवील अरसा हो गया है मुझे और मैं अपने मकसद में इस हद तक कामयाब हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते।